नमस्कार दोस्तों, आप सभी का लॉ सीखो के दैनिक समाचार विश्लेषण में। तो चलिए देखते हैं, आज हम 3 आर्टिकल्स के बारे में चर्चा करने वाले हैं। पहला आर्टिकल जो है वो हमारे श्रम कानूनों के बारे में है। जैसे आपको पता होगा कि हमारे देश में बहुत सारे श्रम कानून थे, उनको मिला के 4 कोड तैयार किए गए। उनमें से एक जो लेबर कोड था, जो लेबर कानून था, वो पास कर दिया गया था पिछले ही सत्रों में। लेकिन अभी 3 बचे हुए थे जो स्टैंडिंग कमेटी के पास में थे, वो वापस संसद में इंट्रोड्यूस किए गए हैं। तो इन्हीं बारे में ये चर्चा करता है, उसमें क्या बदलाव गए हैं उसके बारे में ये आर्टिकल चर्चा करता है। दूसरा जो आर्टिकल है वो हमारी संसदीय प्रणाली के बारे में है कि संडे को हमको कुछ रविवार के दिन कुछ गतिरोध देखने को मिला राज्यसभा में, ठीक है, जो कि बहुत क्रिटिसाइज करने वाला एक बिहेवियर हमारे सांसदों की तरफ से देखने को मिला। दोनों ओर से आरोप प्रत्यारोप हुए, तो इसी बारे में बात करता है कि हमारी संसदीय प्रणाली और उससे जुड़े हुए मुद्दे जो है उसको हम कैसे सुधार सकते हैं और कहाँ पर हमारी संसदीय प्रणाली को एक खतरा हो सकता है। अंत में जो तीसरा आर्टिकल है वो हमारा संयुक्त राष्ट्र के बारे में है और बहु पक्षीय जो वाद कहलाता है, जिसमें सबको साथ में लेकर चलने की बात की जाती है, उसके बारे में बात करता है। भारत की इसमें क्या भूमिका है उस बारे में भी ये आर्टिकल चर्चा करता है। अंत में हमारा न्यूज इन फ्लैश है, जिनमें हम उन समाचारों के बारे में चर्चा करेंगे जो कि हमारी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो मैं आगे बढ़ूं उससे पहले ये लॉ सीखो के कुछ पैकेजेस और कोर्सेस है। इन्हीं में से एक कोर्स है लॉर्ड ऑफ द कोर्सेज, जो कि हमारी न्यायिक परीक्षा की तैयारी के लिए। उसके अलावा ये और कुछ कोर्सेस है, इन सारे कोर्सेज की जानकारी आपको लॉ सीखो की वेबसाइट पे मिल जाएंगी। तो चलिए आज का हमारा एमसीक्यू देखते हैं। वो ये है कि रुथ बैडर गिन्सबर्ग इनमें से किस कॉज से संबंधित है, किस कॉज से एसोसिएटेड है। ऑप्शन ए है जेंडर इक्वलिटी, लैंगिक समानता। ऑप्शन बी है चाइल्ड लेबर, बाल श्रम। ऑप्शन सी है क्लाइमेट एक्शन, जलवायु परिवर्तन से संबंधित। ऑप्शन डी है नेचर कंजर्वेशन, जो कि है पर्यावरण को बचाव के लिए। जो भी आपका उत्तर हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। वर्णनात्मक प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो आज का वर्णनात्मक प्रश्न हमारा ये है कि भारत में श्रम कानूनों को एक संतुलित दृष्टिकोण का पालन करना चाहिए। मालिक और कर्मचारियों के अधिकारों को एक बराबर का दर्जा मिलना चाहिए। इस और एक विस्तृत चर्चा करें। आप आपका उत्तर 250 शब्दों में लिख सकते हैं। तो चलिए हमारे लेबर कानून के बारे में जानते हैं। तो अभी रिसेंटली हमारे लोकसभा में 3 लेबर कोड प्रस्तुत किए गए, श्रम कानून प्रस्तुत किए गए। तो वो कौन कौन से हम जान लेते हैं। जो पहला है वो है इंडस्ट्रियल रिलेशन, औद्योगिक संबंधों से जुड़ा हुआ है। जो दूसरा कोड है वो है सोशल सिक्योरिटी से संबंधित, जो कि सामाजिक सुरक्षा की बात करता है वर्कर्स के लिए। और जो तीसरा कोड है वो है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ और वर्किंग कंडीशन से संबंधित, जो कि है जो वर्कर काम करते हैं व्यावसायिक यूनिट्स में, उसके बारे में ये है, उनकी स्वास्थ्य के बारे में ये है, और उनके काम करने की जो परिस्थिति है उसके बारे में ये कोड है। तो इसके थोड़ा सा हम बैकग्राउंड जान लेते हैं कि ये बैकग्राउंड क्या है। तो 2019 में 4 लेबर कोड लाए गए, ठीक है। तो 4 लेबर कोड कौन कौन से थे। एक तो वेजेस पे था कि उनको कितना रेम्यूनरेशन, कितना वेज मिलेगा, कितना उनको श्रम का जो पैसे उनको कितना मिलेगा उसके बारे में था। जो दूसरा था ऑक्यूपेशनल सेफ्टी के बारे में था, उनके व्यावसायिक व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य के बारे में था। जो तीसरा था वो सोशल सिक्योरिटी, जैसे मैंने बताया सामाजिक सुरक्षा, और चौथा इंडस्ट्रियल रिलेशन, औद्योगिक संबंधों से था। तो पहले जो थे 29 अलग अलग कानून थे, तो इन 29 अलग अलग कानूनों को केवल 4 कानूनों में लाने की बात की गई। उसके अलावा बहुत से ऐसे कानून है जो राज्यों ने भी बनाए हैं। तो इन सबको एक समाहित करके, जो हमारे पास में इतने अलग अलग हमको कानूनों को रेफर करना पड़ता था, उसकी बजाय केवल हम 4 कानूनों को रेफर करें। उसके साथ में जो हमारे पुराने कानून थे, कुछ 1923 का था, जैसे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट का जो एक्ट था वो भी आजादी के समय का था। तो ये काफी पुराने हो गए थे, इसमें पनिशमेंट वगैरह ये भी काफी कम थे, कहीं कहीं तो केवल 10 रुपए का भी पनिशमेंट था। तो उसके चलते सरकार ने सोचा कि ना हम नए कानून लाए और जो पुरानी पनिशमेंट है उसको भी हम करें, और न्यू जो आज के समय के अनुसार जरूरत है जैसे कानूनों की, वैसे इंट्रोड्यूस किया जाए। तो इनमें से जो कोड ऑन वेजेस जो है, जो वेजेस से संबंधित कानून था, वो पहले संसद के पिछले सत्रों में पास किया गया। लेकिन ये 3 जो मैंने बताया आपको इंट्रोडक्शन में कि ये 3 जो कोड थे, 3 जो कानून थे, वो स्टैंडिंग कमेटी के पास में चले गए, ठीक है। उसमें कुछ त्रुटियां रह गई थी, तो यही समझा गया संसद के द्वारा कि इसे हम वापस स्टैंडिंग कमेटी के पास में भेजें, और जो भी इसमें कमियां हो वो उसको सुधार करके वापस संसद के पास में भेजे। तो यहाँ पर जो सिग्निफिकेंस है न्यू वर्जन्स का, उसमें एक तो ये है कि जो रेगुलेशंस है लेबर से संबंधित, उसके साथ में जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन, मालिक कर्मचारी के जो रिश्ते रहते हैं उसके बारे में बहुत
अच्छे बदलाव और बड़े बदलाव किए गए। अच्छे तो अब देखते हैं कि समय के साथ में हमको पता चलेगा, लेकिन कुछ बड़े बदलाव किए गए हैं। उसके साथ में ऐसे बहुत सारे राइटर बताते थे कि एस्पेक्ट्स है, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं कि जो न्यू बिल में इंट्रोड्यूस की गई, जो कि पुराने बिलों से 2019 में जो बिल आए थे उससे काफी ज्यादा अलग है। तो जैसे मैंने बताया कि 2019 में चारों कोड लाए गए थे, चारों बिल्स सामने लाए गए थे, तीन स्टैंडिंग कमेटी के पास में गए, एक पास हो गया। तो अभी देखते हैं कि 2020 में जब ये स्टैंडिंग कमेटी से वापस संसद में आए हैं तो इनमें क्या क्या बदलाव है। तो जो पहला हमारा हम देखते हैं कि डिफरेंस क्या है, वो है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की डेफिनेशन को लेकर। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कैसे, जैसे कोई फैक्ट्री है, कोई इंडस्ट्री है, तो उसका डेफिनेशन क्या होगा और हम किसको मैन्युफैक्चरिंग यूनिट मानेंगे। तो पहले अगर आपका जो यूनिट है वो इलेक्ट्रिसिटी के साथ में है तो 10 वर्कर हो तो हम उसको यूनिट की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की डेफिनेशन में लेंगे, और वो बिना बिजली का है तो 20 एम्प्लॉय अगर उसमें वर्कर्स होंगे तब हम उसको मैन्युफैक्चरिंग यूनिट मानेंगे। तो ये जो 10 और 20 का जो कैप था उसे बढ़ा दिया गया, अब उसको 20 और 40 का क्रमवश कर दिया गया 2020 के बिल्स के अनुसार, जब ये स्टैंडिंग कमेटी से वापस आया। उसके साथ में अगर हम एक इस्टेब्लिश में ये देखें कि गवर्नमेंट कहाँ उस इस्टेब्लिशमेंट को, इंडस्ट्री को जरूरत है गवर्नमेंट के अप्रूवल की फॉर रिट्रीचमेंट, ठीक है, उसके जो वर्कर्स है उनको निकालने के लिए। तो पहले ये 100 वर्कर्स की सीमा लगाई गई थी, अगर 100 वर्कर्स आपके पास में है तो वहां पे गवर्नमेंट का अप्रूवल लगेगा आपको रिट्रीचमेंट के लिए, लेकिन अब यही थ्रेशोल्ड बढ़ा दिया गया, अब वो 100 से उसको 300 कर दिया गया। उसके साथ में जो तीसरा बिंदु है वो ये है कि गवर्नमेंट को पहले पावर नहीं थी 2019 के बिल में कि वो किसी भी स्टैब्लिशमेंट को इससे एग्जाम कर दे, इन कानूनों से बाहर रख सके और उस पर कानून अप्लाई हो, लेकिन 2020 में उनको ये हक दे दिया गया, सरकार के पास में ये पावर है कि वो किसी भी स्टैब्लिशमेंट को एग्जाम कर सकता है फ्रॉम प्रोविजन ऑफ ये तीनों बिल के प्रोविजंस के बाहर, इनके कानून, इस कानून अगर बन जाता है तो इनके बाहर रख सकता है। उसके बाद में जो चौथा बिंदु बताया गया है वो ये है कि कॉन्ट्रैक्ट वॉज एप्लीकेबल टू एस्टेब्लिशमेंट, ये जो बिल था उन एस्टेब्लिशमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स को भी एप्लीकेबल था जिनके पास में एटलीस्ट 20 वर्कर्स हो, ठीक है, लेकिन अब ये थ्रेशोल्ड 20 वर्कर्स का था, जिन कॉन्ट्रैक्टर पे भी अप्लाई होता था उनको बढ़ा के 50 कर दिया गया। उसके साथ में कोर एक्टिविटी जो है, जैसे उस इंडस्ट्री की जो कोर एक्टिविटी है वहां पे अब कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स नहीं काम करेंगे, एस्टेब्लिशमेंट के वहां पे परमानेंट वर्कर ही चाहिए। उसके साथ में जो पांचवा बिंदु है, तो वुमेन को, जो महिलाएं हैं उनको उस इस्टेब्लिशमेंट में प्रोहिबिट बाहर रखा गया, मना किया गया कि जहाँ पे उनके स्वास्थ्य को किसी ना किसी तरीके की हानि पहुंचती है, सुरक्षा को किसी ना किसी तरीके की हानि पहुंचती है। 2020 में ये जो पावर था बाहर रखने का महिलाओं को, ये हटा दिया गया और ये कहा गया कि आप इसकी जगह जो जरूरी सुरक्षा है वो रखिए। तो कौन कौन से कंसर्न है जो राइटर ने माने हैं उनके और देखते हैं कि कौन कौन सी समस्या हो सकती है। तो जो सबसे पहले बताया है कि जो थ्रेशोल्ड लिमिट है आपका, जो आपने 100 से बढ़ा के 300 कर दिया गया है, ठीक है, रिट्रीटमेंट के लिए, तो ये थोड़ा हानिकारक हो सकता है क्योंकि यहाँ पर एम्प्लॉयर को तो ये फ्लेक्सिबिलिटी मिल गई कि वो किसी को भी कभी भी हायर कर सकते हैं और फायर कर सकते हैं, मतलब कभी भी किसी को नौकरी पे रख सकते हैं और निकाल सकते हैं, जो कि जो एम्प्लॉयमेंट, जो रोजगार की सुरक्षा है उसके लिए ये बहुत ज्यादा हानिकारक साबित हो सकता है, मतलब जो हमारे वर्कर्स हैं उनके लिए काफी ज्यादा हानिकारक साबित हो सकता है। अब लीगल स्ट्राइक से, जो लीगल धरने होते हैं, जो स्ट्राइक होता है उससे संबंधित कुछ प्रावधान चेंज किए गए हैं। तो ये राइटर ने बताया कि आपने लीगल स्ट्राइक को एक इम्पॉसिबल ही बना दिया है कि अब ये मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि अगर आपको लीगल स्ट्राइक करना है तो आपको 60 डेज का 2 महीने पहले ही आपको एक नोटिस देना पड़ेगा। उसके अलावा अगर ट्राइब्यूनल में, जैसे इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल में कोई केस चल रहा है तो वहां पर भी आपको स्ट्राइक करने का कोई हक नहीं है, और अगर वो जब ट्राइब्यूनल रिजल्ट दे दे तो प्रोसीडिंग कंक्लूड होने के बाद के 60 दिन और फिर उसके बाद में आपको हक होगा स्ट्राइक करने का। तो अब काफी ज्यादा पैमाने ऐसे लाए गए जिससे स्ट्राइक एक नामुमकिन हो जाएंगे, राइटर बताते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें कि जो मार्जिनल कॉन्ट्रैक्टर है और जो वर्कर्स प्रोटेक्शन है, तो इनके बारे में कहा गया है। तो मार्जिनल जो कॉन्ट्रैक्टर्स है, जो कॉन्ट्रैक्टर, छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्टर होते थे जो एक मुख्य काम के लिए लाए जाते थे, तो उन पर थोड़ा सा बर्डन बढ़ाया गया है वर्कर्स के प्रोटेक्शन को लेकर, जो अभी तक स्टैब्लिशमेंट के ऊपर हुआ करता था। तो पहले ये था कि जो वर्कर्स रहते थे उनको आपको टेम्पररी अकोमोडेशन
जो साइट है उसके पास में ही देना पड़ता था, लेकिन अब उसकी जगह अब कॉन्ट्रैक्टर्स को ये कहा गया है कि आप एक लमसम अमाउंट प्रोवाइड करें एम्प्लॉयर को, उनकी जर्नी अलाउंसेस से रिलेटेड आप उनको एक अलाउंस प्रोवाइड करें उन वर्कर्स को। तो ये कुछ छोटे छोटे और बदलाव लाए गए जिसके कारण एक बहुत महत्वपूर्ण भी बदलाव हो सकते हैं। तो चलिए हमारा दूसरा आर्टिकल जो है वो हमारे पार्लियामेंट्री क्राइसिस से संबंधित है। एक हमारी जो प्रणाली है उस पर एक खतरे की बात की गई है राइटर ने इस आर्टिकल में। तो न्यूज में क्यों है, तो जैसे आपको पता होगा कि रविवार के दिन जो हमारे फार्म एग्रीकल्चर बिल्स थे, अपोजिशन ने ये डिमांड करी थी कि वो उस पर डिवीजन चाहते हैं वोट का, ठीक है, या वो उसको स्टैंडिंग कमेटी के वापस पास में भेजना चाहते। लेकिन सरकार ने भी और जो डेप्यूटी चेयरमैन भी थे जो उस टाइम पे चेयर को हेड कर रहे थे, उन्होंने इस और मना कर दिया, इस और डिसीजन देना मना कर दिया। अब यहाँ पे डिवीजन ऑफ वोट की बात की गई है, तो इसका कोई कॉम्प्लिकेटेड मतलब लेने की कोई जरूरत नहीं है। इसका सीधा मतलब ये होता है कि वोट की मांग करी थी कि सीधा अगर कोई बिल है तो वहां पे वोट कर दीजिए, तो वहां पे आपको पता चल जाएगा कौन पक्ष में कौन विपक्ष में है। तो इसको मना कर दिया गया। उसके अलावा जो सोमवार के दिन जो 8 अपोजिशन एमपीज थे, अपोजिशन जो विपक्ष के सांसद थे राज्यसभा के, उन्होंने एक प्रस्ताव लाया गया डेप्यूटी चेयरमैन के अगेंस्ट में। तो उसको भी जो चेयरमैन है हमारे वेंकैया नायडू जी, उन्होंने सीधे रूप से उसको खारिज कर दिया। उसके बाद में जो 8 अपोजिशन एमपीज थे उनको भी सस्पेंड कर दिया गया। तो यहाँ पर ये ऐसी चीज है कि राज्यसभा में जहाँ पे आप मानते हैं कि वहां पे ऐसे लोग एक आदर्श का भवन माना जाता है, उसको आदर्श का सदन माना जाता है, तो वहां पे सारे लोग आदर्शवादी होते हैं, एक हम ये मानते हैं। तो लेकिन कहीं ना कहीं ऐसी गतिविधि होती है उसकी गरिमा को काफी ज्यादा ठेस पहुंचती है, और यहाँ इसीलिए ही इसको पार्लियामेंट्री क्राइसिस की बात की गई है। तो यहाँ पर अगर हम करंट क्राइसिस देखें तो किस कंटेक्स्ट में बात की गई है, तो सबसे पहले जो है वो पार्लियामेंट्री प्रोसीजर, जो आपकी संसदीय कार्य प्रणाली चल रही है उससे संबंधित कहा गया। जो आपका क्वेश्चन आवर होता था और जो 0 आवर होता था उसमें काफी बदलाव की बात की गई। क्वेश्चन आवर्स तो आपने निकाल ही दिया, जहाँ पे आप आपके मिनिस्टर से क्वेश्चन पूछते थे, उनको जवाबदेह करते थे, उनको अकाउंटेबल करते थे, तो उसको तो पूर्ण रूप से सस्पेंड कर दिया गया। 0 आवर्स में जहाँ पे वो अपने संसदीय क्षेत्र की बात करते थे सांसद, उसे भी कर्टेल कर दिया गया, उसको भी काफी कम कर दिया गया। उसके साथ में गवर्नमेंट का एक रिलक्टेंस, एक काफी ये भावना देखने को मिल रही है गवर्नमेंट की ओर से कि वो बिल्स को स्टैंडिंग कमेटी के बारे में पास में जाने नहीं दे रहा है। जैसे कि कल का जो हमारा डिस्कशन था उसमें भी हमने बताया कि इस सत्र में काफी कम बिल ऐसे हैं, इस लोकसभा में काफी कम बिल ऐसे जो स्टैंडिंग कमेटी के पास में गए। नहीं तो इससे पहले 60, 70, 75% जो बिल थे वो स्टैंडिंग कमेटी के पास में चले जाते थे, और फिर वहां से उनके इनपुट्स के साथ में वापस संसद में आते थे और फिर वो पास हो जाते थे। लेकिन ये चीज हमको देखने को नहीं मिलती है। उसके साथ में जो रिफ्यूजल हुआ डिवीजन ऑफ वोट्स का, वो भी एक कहीं ना कहीं पार्लियामेंट्री प्रोसीजर पे सवाल उठाता है। उसके साथ में जो मुख्य इशू है वो ये कहे गए है राइटर ने कि कहीं ना कहीं कोविड-19 इस महामारी के दौर की परिस्थिति को देखते हुए गवर्नमेंट कुछ ऐसे कदम उठा रही है जो जानबूझ के ऐसे दिख रहे हैं कि वो बाईपास कर रही है वेल स्टेब्लिश्ड प्रोसेस को, जो संसदीय परंपरा रही है उसको बाईपास करने की कोशिश करी है। उसके साथ में राइटर ने ये भी बताया है कि अगर आपका डिवीजन आप वोट कर देते, आप वहां पे अगर वोट देकर ये निर्धारित कर देते कि कौन पक्ष में कोई विपक्ष में, तो सीधे तौर से आप एकदम सामने पिक्चर क्लियर हो जाती कि हाँ, हर एक मेंबर इसके पक्ष में है कि विपक्ष में है और संसद की मेजोरिटी क्या है। लेकिन आपने ये नहीं करा, तो हमेशा के लिए एक सवालिया निशान रह गया, कि एक सवाल छूट ही गया कि क्या सच में संसद का जो मेजोरिटी थी वो इस बिल को पास करने के पक्ष में थी, कि सिर्फ सरकार के प्रेशर के कारण ही ये पास कर दिया गया। उसके साथ में स्टैंडिंग कमेटी ने कुछ हो सकता है ऐसे सजेशंस इंट्रोड्यूस कर देती या कुछ पॉसिबिलिटी बता देती। जैसे जो फार्म बिल थे उनमें सबसे मुख्य जो एक बिंदु रहा वो था एमएसपी का, न्यूनतम समर्थन मूल्य का। तो ये प्रधानमंत्री जी ने अश्योर करा कि हाँ ये नहीं जाएगा, ठीक है, सरकार के द्वारा इससे ये बताया गया। लेकिन वही विपक्ष बोला कि इसको कानून में डालने में आपको क्या हर्ज है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं स्टैंडिंग कमेटी के पास में जाता तो हो सकता है स्टैंडिंग कमेटी का ये इनपुट हो जाता। तो चलिए, ये तो एक बहुत बड़ा डिबेट और डिस्कशन का विषय है, लेकिन ये कुछ पॉसिबिलिटी हो सकती थी। तो चलिए, यूनाइटेड नेशंस के बारे में हम पिछले कुछ दिनों से बात कर रहे हैं। तो कल के दिन जो कि हमारा 21 सितंबर था, 21 सितंबर था, उस दिन यूनाइटेड नेशंस जो था उसकी 75वीं वर्षगांठ बनाई गई।
तो 75 वर्ष यूनाइटेड नेशन ने पूर्ण कर दिए। यूनाइटेड नेशन जो है वो बात करता है सबको साथ में मिलकर, पूरे विश्व को साथ में मिलकर चलने की। तो अभी करंट इश्यूज क्या है उसके बारे में देखते हैं, जिसको लेकर संयुक्त राष्ट्र काफी ज्यादा न्यूज में रहा, समाचार में बना रहा। एक तो ये है कि जो स्ट्रक्चर है यूनाइटेड नेशन का, उसका वीकनेस, उसकी कमी सामने आई है, खासकर कोविड-19 को लेकर। तो जिस प्रकार कोविड-19 आया, पूरे विश्व में फैला, एक महामारी, एक बहुत बड़ी महामारी के रूप में आया, काफी जाने गई, तो उस रूप में यूनाइटेड नेशंस ने इसको कहीं ना कहीं हैंडल करने के लिए यूनाइटेड नेशन फेल रहा। परमानेंट 5 मेंबर की बात करें तो 5 मेंबर का जो यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल है, हमारा जो सुरक्षा परिषद है, उसको इस प्रकार डिजाइन किया गया है कि इसमें जो 5 परमानेंट मेंबर है, इनका बहुत बड़ा से होता है, ठीक है, इनके पास वीटो का पावर होता है। ये 5 जब एक साथ राजी होंगे तभी कुछ हो सकता है, नहीं तो अगर एक भी अगर अपनी डिसेंट दे यहाँ पर, ठीक है, वो मना करे किसी चीज को लेकर, तो यहाँ पर वो चीज एग्जीक्यूट नहीं की हो पाती है। खासतौर पे चीन का अगर एग्जाम्पल देखें तो बहुत सारे डिस्कशन में ये हुआ है कि ये जहाँ से ओरिजिन हुआ था वो था चीन देश। तो चीन, हमने ओरिजिन की चर्चा नहीं करी यहाँ पे, हमने सोर्सेस के कारण कैसे वो आगे बढ़ा, हमने उसकी चर्चा नहीं करी। तो ये एक और महत्वपूर्ण यहाँ पे मुद्दा हो जाता है। उसके साथ में यूनाइटेड नेशंस जो है वो सीधे तौर पर उन्होंने बात कर ली कि हम डब्ल्यूएचओ से बाहर निकल रहे हैं। लेकिन क्या सिर्फ डब्ल्यूएचओ से बाहर निकल जाना ही एक उपाय हो सकता था? उसके अलावा भी कुछ और भी मुद्दे हो सकते हैं, क्योंकि डब्ल्यूएचओ में कहीं ना कहीं बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर जो है वो यूनाइटेड नेशंस रहा है। उसके अलावा जो है इंटरनल डिवाइड भी काफी देखने को मिलता है हमको। यूनाइटेड नेशंस इवन जो कंट्रीज है उनमें हम यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स की बात करें, हम अमेरिका की बात करें, तो यहाँ पर एक चीज ये देखने को मिली है कि अभी वहां पे चुनाव होने वाले हैं। वहां की जो रिपब्लिकन पार्टी के कैंडिडेट है ट्रम्प साहब, वो कहते हैं कि अमेरिका फर्स्ट। वही डेमोक्रेटिक पार्टी के जो बाइडेन है वो कहते हैं कि नहीं, हमको एक बहुपक्षीयवाद की ओर बढ़ना चाहिए, हमको साथ में, सबको साथ में लेकर बढ़ना चाहिए। तो ऐसे कुछ मुद्दे हैं जहां पर जो मुख्य देश है हमारे सुरक्षा परिषद के, जो मुख्य देश ही है जिन्हें सुपर पावर माना जाता है, वही अपने आंतरिक रूप से काफी ज्यादा डिवाइडेड है। उसके साथ में अगर ईरान का मुद्दा ले तो वहां पे यूएस का कुछ और पक्ष है और यूरोप का कुछ और पक्ष है, जो कि यूएस यूरोप हमेशा एक साथ खड़े होते हुए दिखते थे। लेकिन ईरान जैसे प्रश्नों पर, ईरान में जैसे आंतरिक कलह हो रहे हैं, कुछ युद्ध जैसी परिस्थितियां है, तो उस वहां भी चलते हुए यूएस और यूरोप ने काफी अलग अलग स्टैंड रखा है। उसके साथ में अगर भारत के परिदृश्य में बात करें तो हम हमेशा से ये सपना देखते हैं कि हम भी परमानेंट 5 का हम हिस्सा बन जाए, या हम सुरक्षा परिषद जो है यूनाइटेड नेशन, तो उस और ही हम हमारा कदम बढ़ाए और वही हम आएंगे तो सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। लेकिन राइटर कहते हैं कि ये एक इल्यूजन है और हमको इससे बाहर आने की जरूरत है। और यूनाइटेड नेशन, जब आप संयुक्त राष्ट्र की बात करते हैं तो उसका मतलब सिर्फ सिक्योरिटी काउंसिल, सिर्फ सुरक्षा परिषद नहीं है। उसके बहुत सारे अंग है और बहुत सारी अलग अलग पॉसिबिलिटी है जहां पर आप काम कर सकते हैं। जैसे अगर आप डीकोलोनाइजेशन की बात करें, डिसआर्ममेंट की बात करें, निशस्त्रीकरण की बात करें, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर की बात करें, ऐसे बहुत सारे एरिया है जहां पर भारत अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है और एक बड़ी पावर के रूप में उभर उभर के आ सकता है वैश्विक रूप से। उसके अलावा भी अगर हम कुछ देखें तो हमारी जो रिलेशनशिप है, नेशनल इंटरेस्ट की जो रिलेशनशिप है, हमको उस और भी ध्यान देने चाहिए। ठीक है, उसके साथ में एक बहुविपक्षीयवाद जो है, हमको दूसरे के साथ में कोलैबोरेट करने की जरूरत है। उसके साथ में हमारी जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है, जो हमारी सीमा की इंटीग्रिटी है, जो हमारी अखंडता है, उसको ध्यान रख के ही हमको आगे बढ़ने की यहाँ पर जरूरत है। उसके साथ में इंडिया को उसकी प्रॉस्पेरिटी जो है उसको प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। करंट इकोनॉमिक कंडीशन, टेक्नोलॉजिकल और इन्वायरमेंटल डिस्ट्रप्शन, इन सारे मुद्दों को साथ में रखते हुए हमें आगे यहाँ पर बढ़ने की जरूरत है। उसके साथ में जो इंडिया की पोजीशन है वो मजबूत कैसे हो सकती है, राइटर ने बताया कि हम कॉल्यूशन बिल्डिंग करें, हम ऐसे छोटे छोटे समूह के साथ में मिलकर आकर काम करें। जैसे सोलर अलायंस एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। उसके बाद में जब मोदी जी इलेक्ट होकर आए थे 2014 में, तो एक सार्क कंट्री, एक हमारा जो रीजनल कॉर्पोरेशन था, उसको भी काफी ज्यादा बढ़ावा देने की बात थी। अनफॉर्चुनेटली वो इतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया, लेकिन हमको ये जो प्रयास है इसको कंटिन्यूस बनाए रखने की, करते रहने की यहाँ पर जरूरत है। उसके साथ में यूनाइटेड नेशंस में जो हमारा कंट्रीब्यूशन है वो यहाँ पर बढ़ाने की जरूरत है। अभी वो 1% भी नहीं है, तो कम से कम राइटर कहते हैं कि इसको 1% के पास में लाने की जरूरत है। अगर हम चीन को देखें तो ये 8% कंट्रीब्यूट करता है, वही जापान 10% कंट्रीब्यूट करता है,
और जो अमेरिका है वो 22% कंट्रीब्यूट करता है। हाँ, कहीं ना कहीं जो हमारी आर्मी का कंट्रीब्यूशन रहता है, जैसे जो शांति सेना होती है यूनाइटेड नेशंस में, उसमें बहुत बड़ी अच्छी भूमिका होती है, लेकिन हमको आर्थिक रूप से भी यहाँ पर अपने आप को रिप्रेजेंट करने की जरूरत है। तो चलिए हमारा न्यूज इन फ्लैश देखते हैं। तो सेना में जैसे पिछले कुछ दिन में हमने चर्चा भी करी कि सेना में जो एक कॉम्बैट रोल में महिलाएं कब आ पाएंगी, तो उस बारे में है ये। तो जो हमारी नवल फोर्स है, जो हमारी जल सेना है, उसमें 2 ऑफिसर जो है वो अब कॉम्बैट रोल में दिखेंगी। तो जो पहली हमारी ऑफिसर है वो सब लेफ्टिनेंट कुमुदनी त्यागी, और दूसरी जो है वो सब लेफ्टिनेंट रिति सिंह। तो ये एज अ ऑब्जर्वर की भूमिका निभाएंगे, जो हेलीकॉप्टर स्ट्रीम होती है हमारी नवल फोर्स की, उसमें। तो ये पहली महिलाएं हैं जो इस कॉम्बैट रोल में दिखेंगी। उसके अलावा जो दूसरा समाचार है वो हमारे संसद से है। इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी कोड जो है उसका अमेंडमेंट, जो दूसरा अमेंडमेंट है, ये बड़ा बिल पास कर दिया गया। तो इसमें जो थ्रेशोल्ड लिमिट थी इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग की, जो एक दिवालिया प्रक्रिया शुरू होती है, वो अब 1 लाख से बढ़ा के 1 करोड़ कर दी गई है। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि जो हमारे एमएसएमई है, जो जो छोटे और मीडियम जो हमारे उद्योग है, उनको प्रोटेक्ट किया जाए, खासकर इस महामारी के दौर में। तो जो हमारी तीसरी न्यूज है, जो हमारा एमसीक्यू भी था, उससे संबंधित है ये। जो रूथ बैडर गिन्सबर्ग, ये जस्टिस रह चुकी है, न्यायमूर्ति रह चुकी है, जो सेकंड वुमेन जज थी यूएस सुप्रीम कोर्ट में। इनका रिसेंटली देहांत हो चुका है। ये जेंडर इक्वलिटी की एक बहुत बड़ी वॉइस मानी गई है, यूएस में ही नहीं पूरे विश्व में इनका नाम हुआ है। यूनाइटेड स्टेट्स वर्सेस वर्जीनिया का एक बहुत महत्वपूर्ण जजमेंट था, जो कि काफी प्रेसिडेंट उसने बाद में सेट करा। तो इसमें इस जजमेंट में क्या था कि एक वर्जीनिया मिलिट्री इंस्टीट्यूट हुआ करता था, वहां पे केवल पुरुषों को ही एडमिशन दिया जाता था। तो उन्होंने लीग से हटते हुए उन्होंने यहाँ पे जेंडर इक्वालिटी की बात की, और यहाँ पर महिलाओं को भी बराबर हक दिलाने की बात की गई। उसके बाद में जो हमारी चौथी न्यूज है वो इंडिया और मालदीव से संबंधित है। तो मालदीव के लिए जाने वाली पहली कार्गो फेरी, जो पहली कार्गो शिपिंग थी, वो भारत से रवाना हुई। इसे ऑपरेट करेंगी हमारी शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिसे हम शॉर्ट में एससीआई भी कहते हैं। तो भारत के हमेशा से मालदीव से बहुत अच्छे संबंध थे। ये कदम और भी हमारी जो विदेश नीति है मालदीव से संबंधित, उसको आगे बढ़ाएगा। उसके साथ में अगर ट्रेड पार्टनर के रूप में देखें, अगर तो भारत चौथे नंबर पे आता है। पहले नंबर पे यूएई है, दूसरे पे चाइना है, और तीसरे पे सिंगापुर, और चौथे पे हम आते हैं। तो ये रिश्ते बहुत अच्छे हैं। इंडियन ओशियन में जो है एक हमारा ऐसे मित्र होने की काफी अच्छी जरूरत है, और देखते हैं कि ये संबंध और कितने आगे बढ़ते हैं और भारत के लिए कितने फायदेमंद साबित होते हैं। तो चलिए हमारा विश्लेषण जो है वो आज का यही समाप्त होता है। मुझे सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद, मुझे समय देने के लिए आप सभी का धन्यवाद। इसी तरह पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। थैंक यू।